राम हमारे बीच उपस्थित है, जिसने एसएससी सीजीएल 2022, सीजीएल मतलब एक बच्चों के माइंड में डर रहता है कि सीजीएल यार बहुत टफ हो गई, लेकिन आज सब जानते हो कि छोटे बड़े शहरों के अपेक्षा आज छोटे छोटे शहरों में भी आज बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। एसएससी में जीडी, सीजीएल, सीजीएसएल ऐसी बड़ी बड़ी एग्जामों में छोटे शहर के विद्यार्थी भी आज इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो आज हमारे बीच हमारे राम, जो जिसने एसएससी सीजीएल 2022 की एग्जाम प्री मेंस इंटरव्यू सारी क्वालिफाइड करके आज हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। लगना चाहिए हमारा भाई आज सीजीएल में निकला, तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए यार। लगा दो एक बार जोर से। बहुत मेहनती था बहुत मेहनती है राम। कई एग्जाम क्वालिफाइड कर चुका है, बहुत सारे एग्जामों में इसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन टारगेट एक ही था, सर कैसे भी एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड करना है, कैसे भी एसएससी सीजीएल निकालना है। सीपीओ, एमपीएसआई बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाइड करके, लेकिन टारगेट एक ही था, सर सीजीएल निकालना है। और आज हमारे बीच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हमारे पास, तो सोचिए किस पोजीशन पे आज वो पहुंच गया है। तो आज हमारे बीच राम है, तो राम का स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए मैं दीपक सर, मनीष सर प्लीज आइए, फुल माला से स्वागत करेंगे राम का। दीपक, मनीष सर, दीपक सर, मनीष सर, जोरदार तालियां हमारे मनीष सर के लिए। सर फुल में हाँ मैम प्लीज, सलमा मैम के लिए भी जोरदार तालियां। ठीक है, तो ठीक है, स्वागत के लिए मैं किसी विद्यार्थी को बुलाना चाहूँगा, जो भी आना चाहो। गोविंदा सर आप ही आ जाओ, नहीं तो आ जाओ गोविंदा सर, जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। गोविंदा सर मेहनत करते हैं लेकिन दिखते नहीं है ना। हमारे बीच में गोविंदा सर ही है जो पूरी तरह मेहनत करते हैं। या तो हमारा काम क्या है, पढ़ा के चले जाना, लेकिन पूरा मैनेजमेंट का वर्क सर ही करते हैं। तो स्वागत हमारे राम का गोविंदा सर करेंगे। एक अलग ही अनुभव रहता है, क्यों? बिल्कुल। एक इस पोजीशन पे पहुंच, आपको एक बात पता है कि जैसे हम लोगों को एक खुशी मिलती है, जैसे आप लोग बता दो, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स और आपको शिक्षक को जितनी खुशी मिलती है, वो खुशी आप लोग जाहिर नहीं कर सकते, वे जाहिर नहीं कर सकते। इतनी खुशी रहती है कि आज हमारे बीच ये विद्यार्थी पढ़कर इतनी अच्छी
जगह पहुंच जाते हैं, इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता है कि नहीं यार, वाकई में उन्होंने अपना पद हासिल किया। और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं हमारे छात्र। और एक समय के बाद वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट लेकर चले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि पोस्ट लेने के बाद वो कहीं चले जाते तो हमसे जुड़े नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं मिल आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे भी काम आते ही रहते हैं। अभी फिलहाल में राम इनकम टैक्स ऑफिस में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको भी फायदा ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ जैसे जैसे बहुत सारे छात्र थे, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई भी थी बुरहानपुर वाली, पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं बताई थी, चलो। हाँ भैया, मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं पता है। अब हम एक बार क्या हो रहे थे, एक बाइक पे हम 3 लोग जा रहे थे। अब भैया गलत तो हम ही थे, बात सही है। तो हमको इस एक पुलिस वाले भाई ने हमको एक रोका और बोला कि भैया आपका चालान बनेगा। तो हम क्या करते हैं, जब कोई हमारा चालान बनाता है तो सबसे पहले हम इधर उधर फ़ोन लगाते हैं कि यार मेरे बड़े पापा पुलिस में, तो मैं उनको फ़ोन लगा दूँ, इनको फ़ोन लगा दूँ। लेकिन ऐसे ही दीपक, जो फिलहाल में बुरहानपुर में है, और वो जैसे ही आया और उसने डायरेक्ट मेरे पैर छू लिए। वो ऐसा ही था, एमपीएसआई में हमारे पास से पुलिस बन के निकला है वो जैसे ही आया तो पुलिस, वो जो भाई एक और जो कांस्टेबल था वो डर गया, पता नहीं बोले कौन आ गया। बिल्कुल उसके मन में लगा कि यार कौन आ गया। बिल्कुल, तो एक कहीं ना कहीं उस भाई ने मेरे 300 रुपये बचा दिए, वो बात अलग है ना। लेकिन वो भाई आज कम से कम आज इस चीज पे मिला तो सही, बोला तो नहीं यार मेरा सर है आज तू जाने दे। बाकी नियम के हिसाब से 300 रुपये बनते हैं, लेकिन मैंने दिए नहीं, तो बात अलग है, लेकिन देने चाहिए भैया, है ना। तो ऐसे ही जैसे एक और स्टोरी मैंने आपको बताई कि पटवारी में एक हमारे गांव में अभी पोस्टिंग हुई है उसकी, तो कहीं ना कहीं फायदे में नहीं लेने वाला, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है भैया, है ना। तो आज हमारे बीच राम आया, तो अपने जो भी आप लोग के डाउट्स हैं, आप लोग कुछ राम से पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ प्रश्न है, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक, आपके माइंड में जो भी प्रश्न हो। तो पहले अपन राम का स्वागत हो चुका है, राम बैठना। ठीक, अरे बैठे, एक 2 चेयर लगा देना सर, 2 चेयर लगा दो। हाँ, कोई पूछना चाहता है भैया राम से, अपने किसी को पूछना हो कोई प्रश्न? हाँ राम, मैं ही पूछ लेता हूँ। कैसा क्या रहा, मतलब आपका सफ़र इस जगह पर पहुँचने के लिए, कैसा क्या रहा? हमारे बच्चों को कुछ बताओगे, कैसा क्या रहा आपका सफ़र ये समय? सब पीछे जैसा कि सर मेरे बारे में इतना सारा बता ही चुके हैं, और 2-4 दिन में जब से रिजल्ट आया तब से पहले से ही चर्चा हो चुकी है मेरी। मेरे साथ 2-3 और लोग हैं, मतलब जिनका एसएससी सीजीएल क्रैक हुआ है, लेकिन क्या मेरे को थोड़ा अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया। मेरे थोड़े बहुत नंबर उनसे ज़्यादा थे, तो मेरे को थोड़ा अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। एक दिव्यांशु या प्रियांशु नाम है, वो यही पैरामाउंट का ही है वो भी। उसका भैया एक बात हम आपको बता दें, आप सोच रहे हो कि सर सीजीएल से सिर्फ एक ही बंदे का हुआ, तो हम आपको बताते हैं सीजीएल से एक नहीं 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, दिव्यांशु को उसका पोस्टल असिस्टेंट मिला और मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का तुम लोग तो इस क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, मैं ही बता देता हूँ मेरे हिसाब से। मेरे को जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कोई सीजीएल का फोकस नहीं था। ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हो गया था। 2019 में हो गया था, और 19 ख़त्म होते होते 19 में ही मई जून जुलाई में मैं यहाँ पे आ गया था खंडवा में। और खंडवा में आने के बाद सबसे पहले मैं यही और शायद उतनी खास कोई सी कोचिंग नहीं थी, पैरामाउंट यहाँ पे सामने लगती थी, जहाँ पे अभी ये सुपर मार्केट वाला पॉइंट बना है, वहाँ पे पैरामाउंट लगती थी। तो हम लोग स्टार्टिंग में मतलब यही पैरामाउंट में सब मेरे जितने फ्रेंड्स वगैरह थे सब पैरामाउंट में यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग का मेरा लेवल बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, फेक वेक नहीं रहा मैं।
मेरा एक भाई है जो अजय दांगोड़े, सब पे जानते होंगे, आधे से ज़्यादा लोग पे जानते होंगे, ठीक है, आर्मी में वो है। आर्मी से तो अपने यहाँ सिलेक्शन हुआ। हाँ, वो रहा आर्मी में। तो इस पहले हफ्ते की मैं बता रहा हूँ, पहले हफ्ते आए थे कोचिंग, बढ़िया, बहुत सारे दोस्त थे, बढ़िया मजे आती थी। और सर ने एक हफ्ते के बाद टेस्ट लिया था हमारा, 50 नंबर का था, मैथ्स का टेस्ट था। उसमें से मेरे शायद 15 के नंबर आए थे और उसको तो 4-5 नंबर आए थे। तो पीछे खड़े रह के, मतलब पीछे बैठ के हम खूब हंस रहे थे, पीछे से फर्स्ट खूब हंस रहे थे। तब मतलब कुछ भी नहीं तैयारी की थी, ग्रेजुएशन हुआ था, सीधा उठ के आ गए थे, ठीक है। तो जो भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिक वगैरह क्लियर है, अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जहाँ से आप तैयारी करोगे ना, वहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए रहो, मैं अच्छी खासी एग्ज़ाम निकाल के भी बैठा हुआ हूँ, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये अपना पहले साल ऐसा हुआ था। उसके बाद मेन फोकस तो मेरा MPSI था कि MPSI क्लियर करना है, ठीक है। कांस्टेबल तो छोड़ दो, कांस्टेबल वगैरह, कांस्टेबल मेरा 2016 में हो गया था, तो मेरा 12वीं मैंने पास कर ली थी। तब कांस्टेबल में जीआजी लोग या फिर गांव के भैया लोग आते थे, उनके साथ में यहाँ पे कोचिंग आता था। तो तब मेरा कांस्टेबल भी क्लियर हो गया था, उनसे ज़्यादा ही मेरे तो नंबर आए थे उस टाइम में। 2-4 महीने की प्रिपरेशन थी बस, ठीक है। तो सबसे मेन बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि जो जो एक चीज़ रहती है ना, मेरे को खंडवा में जो सबसे मतलब अच्छी नहीं लगती बच्चों की, वो है कि तुम्हारा फोकस, पहली चीज़ सबसे बड़ा रखो फोकस, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं बच्चों को देखता हूँ, बात भी करता हूँ बच्चों से। कांस्टेबल SSC GD, इससे ऊपर कोई सोचता ही नहीं है कांस्टेबल SSC GD से, ठीक है। कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो 4 महीने अगर तुम लपक के तैयारी कर लो ना, कांस्टेबल आराम से निकल सकती है। और अच्छा खासा ST के हो तो तुम जनरल का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, मात्र 4 महीने में। अब तुम लोग कांस्टेबल का ही लेके सिलेबस बैठ जाते हो, और वो कांस्टेबल भी नहीं फिर ढंग से हो पाता है, ठीक है। तो कम से कम अपना गोल तो बड़ा रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मैंने कांस्टेबल तो नहीं, MPSI से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें इंग्लिश था, हिंदी था, जो भी पुराना पैटर्न था, अब तो शायद पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला तो फोकस अपना बड़ा रखो, ठीक है। फोकस बड़ा रखोगे तो छोटी मोटी एग्ज़ाम हंसते खेलते निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी सीजल की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे आबकारी का मेरा खंडवा में ही पेपर था, ठीक है। तो अगर भोपाल वगैरह भी लोगों को सेंटर मिल रहे थे, भोपाल रहता तो मैं नहीं जाता देने, अब यहाँ पे था प्रतिभा में, देने चले गया। मैं मेरे फॉर्म डाल दिया था कि बस आबकारी का सब डाले, तो मैं डाल दिया था। मेरे ST कैटेगरी से मेरे 77 नंबर आए थे उसमें, ठीक है। उसमें मैथ्स था और रीजनिंग था और कुछ नहीं था। मेरा ऐसा कोई फोकस नहीं था कि मेरे को आबकारी ही करना है, इसकी तैयारी करूँगा मैं तो जो मेरा गोल लेके चल रहा हूँ वो चल रहा हूँ बस। सिलेबस लगभग 80 to 90% सिलेबस सबका सेम रहता है, बस वो लेवल की दिक्कत रहती है। तो मैं क्यों ना बड़ा लेवल लेके चलो, तो छोटा लेवल तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। आ रही समझ? तो सबसे मेन बात ये है कि थोड़ा फोकस बड़ा कर लो, है ना। इतना सारा इंटरनेट, दिन भर रील स्वाइप करते रहते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन तो अपन ले ही सकते हैं कि कोई सी बड़ी एग्जाम अपन ने उठा ली, है ना। रोज उसके बारे में देख रहे हैं। मैं SSC की वेबसाइट दिन में अभी भी मैं 4 बार विजिट करता हूँ, मैं करता हूँ, आदत ही बन गई है ना। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, क्या मेरे को मैं बता सकता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर लोग फ़ोन का क्या क्या यूज़ करते हैं, है ना। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमको खुद को लगना चाहिए यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक नौकरी लगने के बाद ये पहली बात तो ये है कि मतलब अपन जितने सारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, सब ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनके माता पिता मतलब सुबह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही मेहनत कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा अभी 60+ उनकी एज हो चुकी है दोनों की। अभी पिछले साल उन्होंने काम धंधा छोड़ा है, मजदूरी करने आते थे यहाँ पे, खंडवा दाल मिल है इधर इंदौर नाका पे। मम्मी पापा दोनों, ऐसे नहीं कि पापा, मम्मी पापा दोनों। मम्मी भी 60 तक एज उनकी है, 60 में बढ़िया, मतलब उनके खाने पीने के दिन है और हम उनसे काम करवा रहे हैं। तो सबसे मेन यही बात है कि अपने कम से कम माता पिता को देखो यार कि मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना। मोटिवेशन संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा कोई तुमको मोटिवेट नहीं करेगा। सबसे पहले अपने हालात देखो, वही तुमको मोटिवेट कर दे, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं तो हालांकि CPO में मैं बाहर हो गया था। मेरा छोटा भाई है, मेरे से 2 साल छोटा है। उसने IIIT इलाहाबाद उसको कॉलेज मिला, वो मेरे से ज़्यादा मेहनती है वो। अभी उसका पिछले साल उसको 20 लाख का पैकेज लगा है, मतलब महीने के उसको कम से कम 1,30,000 कट पिट के आते हैं महीने के। गांव में तो लोग विश्वास भी नहीं करते कि उसकी इतनी तनख्वाह है, ठीक है। तो वो देखो, अपने माँ बाप को देखो, उसका भी फोकस था यार, अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। अब जिसके घर बाप दादा के पास पैसा है, जमीन है, बढ़िया मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब है, जिसके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, है ना,
कुछ तो आस लेके तुमको भेजा है यहाँ पे। तो बस वही मेरा कहना है कि अपना ध्यान मत भटकाओ, ठीक है। मेन फोकस रखो पढ़ाई पे कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। और मैं सही बता रहा हूँ, 6 महीने, कम से कम 6 महीने अपना मतलब फोकस्ड, एकदम कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रह के 6 महीने कर लो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने में क्या हो जाएगा, पता ही नहीं चलता ना कब। मेरी एज अभी 25 हो गई है, पता ही नहीं चलता कब 12वीं निकल गई, ग्रेजुएशन हो गया। टाइम ऐसे निकलता है, पता नहीं चलेगा। अभी पता है सबसे मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लो, अभी अगले साल विधानसभा चुनाव है ना, और अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो इस साल मतलब इतनी सारी वैकेंसी एमपी गवर्नमेंट ने दी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है एमपी ने इतनी सारी वैकेंसी दी। कांस्टेबल मतलब कब 2017 में आई थी, उसके बाद अभी आई है शायद, सोच लो। तो गवर्नमेंट के मतलब इस पे मत रहना कि अगले साल करेंगे, इस साल नहीं अगले साल। यही टाइम है, कर लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने अपन नहीं घर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा घर यहाँ खंडवा जब बेड़िया रहता हूँ मैं, 10 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ रूम से क्यों रह रहा हूँ मैं, कोई तो कारण होगा मैं रूम से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे को नहीं डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। मैं जब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम रहती ना, मेरे घर वाले मेरे पूरे रिलेटिव्स में बात बोल देते हैं कि उसकी एग्ज़ाम है, 1 महीना 2 महीना उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो, और मैं उस चीज़ को लेके भी चलता हूँ। अब वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है यार, तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो। अब ठीक है, अगर इसको नहीं फॉलो कर रहे हो तो तुम अपने अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। अब मैं अभी ज्ञान देके चले जाऊँगा, सर लोग भी रोज़ ज्ञान देते होंगे, ठीक है। वो अपने ऊपर है कि अपन वो ज्ञान को मतलब दिमाग में रख रहे हैं कि नहीं, उसको मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे 2019 में एमपीएसआई तो आई नहीं, अभी तक नहीं एमपीएसआई आ रही है। वही देख लो, गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे तो फिर क्या होगा। अभी जो है टाइम वही है। अभी फिर से शायद कांस्टेबल आने वाली है, एसएससीजीडी आएगी, फिर से आएगी, है ना। तो कम से कम फोकस अपना बढ़ा रखो। और फिर अब मैं बता रहा था, सीपीओ हो गया। सीपीओ में भी बहुत मेहनत की। एमपीएसआई नहीं आ रही थी, तब जो मिल रहा है वो करना ही पड़ेगा ना यार, वैसी बात थी। उस टाइम तो मेरे भाई का भी नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो घर की हालत सुधारना था। अब मम्मी पापा को बुढ़ापे में काम करने से, इतने बेशरम तो है भी नहीं अपन, ठीक है। तो वो उस हिसाब से मेहनत कर रहे थे, ठीक है। तो सीपीओ में हुआ, प्री निकल गया। प्री खुशी की बात है भाई, एसएससी की एग्ज़ाम निकाली, प्री वाली एग्ज़ाम निकाली, ग्रेजुएशन बेस पे वाली एग्ज़ाम निकाली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, प्री हुआ, फिर उसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल भी बढ़िया, लगभग के 6-7 महीने, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था तो फिजिकल पोस्टपोन हो गया था। फिजिकल की प्रिपरेशन की। उसके बाद मेंस आया। मेंस में भी बस एक सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना था, इंग्लिश पढ़ना था बस। 6-7 महीने लगभग के मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश एक विषय है, 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, घूम फिर के आ जाता हूँ। वो चीज़ दिमाग में कभी मत रखना। तुम अपने मतलब खुद को धोखा दे रहे हो, ये इतना बात तुम याद रखना, ठीक है। सीपीओ की मैं मेंस की तैयारी की। मेरे इंग्लिश में 174 आए थे 200 में से। सिर्फ इंग्लिश मैंने पढ़ा था 7 महीने, और वो मैंने उस टाइम पढ़ा था। मेरे को इंग्लिश आज तक मेरे को काम दे रहा है। पिछले साल मेरा एसएससी सीजन निकल जाता। एक और चीज़ तुमको बता दूं, मतलब होशियारी में मत रहना, मैं पिछले साल का बता रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन पिछले साल सीजीएल एसएससी सीजीएल में हो जाता। मैंने प्री क्लियर किया, ठीक है, मेंस क्लियर किया, अभी तो पैटर्न चेंज कर दिया है। मेंस क्लियर किया, उसके बाद थर्ड स्टेज से निबंध लेखन रहता है, उसमें ऐसे राइटिंग। अरे अपनी इंग्लिश तो खतरनाक है, कर लूँगा, फेंकना ही तो है, ये दिमाग से निकाल देना। फेंकने में मेरे को एसएससी ने फेंक दिया, ठीक है। मेरा 100 नंबर का निबंध लेखन था, उसमें से मेरे मात्र 30 नंबर आए थे, जबकि उसका कट ऑफ गया था, मतलब क्वालिफाइंग कट ऑफ था 42 नंबर, है ना। और जो सबसे लास्ट पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी, उसका कट ऑफ था 368, और मेरे 438 समथिंग नंबर थे। मतलब कितना डिफरेंस है, कम से कम देख लो ना कितना डिफरेंस हो गया। कम से कम 60-70 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो भी मैं बाहर हो गया। क्यों? मेरे होशियारी के कारण। मैं चाहता अगर ढंग से करता, मेरे को 15 दिन मिले थे, मैंने नहीं किया कि भाई इंग्लिश है, इंग्लिश में ही तो लिखना है, कर लूँगा, थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक आएगा फेंकना है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो मतलब कंसिस्टेंसी अगर कर रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईमानदारी से करो, और नहीं करना है तो माँ बाप को घर पे बता दो कि मैं नहीं मन लग रहा है, ठीक है, यहाँ टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ? बस वही बताना चाह रहा हूँ, और क्या। कंसिस्टेंसी, जो भी एग्ज़ाम है, मेन सिलेबस उठाओ सबसे पहले। मेन यही मेरे को दिक्कत समझ आती कि बच्चे 3-3 साल से मेहनत करें कि कर क्या रही है। मैं कुछ लोगों को नोटिस करता हूँ, 1 साल पहले भी वही चीज़ पढ़ रहे थे, अभी वो वही चीज़ पढ़ रहे। पुणेकर लुसेंट। कम से कम इंटरनेट अभी इतना, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। कम से कम ये तो इसका इतना यूज़ तो कर लो कि अपन कोई से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसको अपन थोड़ा ढंग से कर ले,
रोज उसके बारे में देखो, रोज खोल के देखो कितनी वैकेंसी आई है ना, कितने बच्चों ने फॉर्म डाले, कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अब 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए खुद के लिए तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। वही ये सिलेबस देखो, फिर सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाओगे तुमको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब सिलेबस इतना सारा रहता है, कमीशन भी इतना निर्दयी नहीं रहता है, वो भी मतलब तुम साल दर साल देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो रिपीट होते हैं। कांस्टेबल उठा लो, कांस्टेबल में तुमको टॉपिक रिपीट दिखेंगे, मैं तो सीजीएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर एग्जाम का ऐसा ही रहता है, पुराने पेपर देखो, पुराने पेपर छान डालो, पूरे 5 साल तक के छान डालो, क्या दिक्कत है, पूरा तुमको क्लियर हो जाएगा माइंडसेट कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब सर तो यहाँ पे पढ़ा देंगे तुमको, लेकिन अपने तरफ से तो मेहनत करना पड़ेगा ना। सर तुम्हारे घर पीछे पीछे तो जाएंगे नहीं, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड लगा देगा, भाई घर जाके देखना है पढ़ रहा है कि नहीं, अपने खुद को करना पड़ेगा ना वो तो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब मैं सर ने एक चीज़ मेरे से डिस्कस किया था अभी, बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन इतने सारे चैनल्स, इतने सारे मतलब लेक्चरर, इतने सारे फैकल्टी अवेलेबल है, सारी अच्छी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब एक से एक है। लेकिन मेन वो है कि तुम्हारा मतलब फोकस जो बेसिक क्लियर है, बेसिक तुम्हारा क्लियर है कि नहीं वो भी तो पहले चेक करो, है ना। अगर वो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है और तुमको समझ नहीं आया, तुमने अगला वीडियो लगा दिया, तो तुमको क्यों नहीं समझ आया। अब उस पर व्यूज़ देखो 2-2 मिलियन है। अब 2-2 मिलियन बच्चे बेवकूफ़ तो नहीं कि 2-2 मिलियन देख रहे हैं, तुम्हारे में कमी ना, तुमने दूसरा चैनल लगा दिया। कमी ये है कि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली मेन चीज़ है कि बेसिक क्लियर करो। हमने भी बेसिक यहीं से मैं तुमको बताया कि हमारे क्या लेवल था, यही से हमने जो गुना जोड़ भाग घटाओ यहीं से हमने सीखा है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि सबसे पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो, ठीक है। बेसिक क्लियर कर लो, सबसे मेन चीज़। अगर बेसिक क्लियर कर लिया ना तो जो सर लोग तुमको क्वेश्चन, जो सर भी बता रहे हैं या फिर कोई सा यूट्यूब पे चैनल देख रहे हो ना, वो अपने आप तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार ये बेसिक से ऐसा होगा। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं रहती है, अगर बेसिक तुम्हारा अच्छे से क्लियर है ना, तुम खुद ट्रिक बना सकते हो। आई बात समझ। तो यही है, सर जो पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, बेसिक जो है कंप्लीट कर लो। उसके बाद बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चैनल में भी ऐसा नहीं कि सारे ही पढ़ रहे हो, एक कोई सा फोकस कर लो कि हाँ भाई ये सर सही कंटेंट दे रहा है। वो पेपर्स में देखे, SSC CHSL है, CGL है, कांस्टेबल है, जो भी है उसके हिसाब से कि हाँ जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं सर भी उसके मिलता जुलता कुछ बता रहे हैं, उस पर आना। पर पहले बेसिक तो क्लियर कर लो, ठीक है। तो यही है। अब इससे सर के क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा अब बेसिक क्लियर कर लो, तुम्हारा बेसिक हो गया। उसके बाद यही है, प्रिपरेशन करो, कंसिस्टेंसी, और क्या। एग्ज़ाम है 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अपन कर रहे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने अभी तो ऐसा नहीं होता है, 6 महीने है तो 6 महीने लगातार करना पड़ेगा, तो जाके कुछ ना कुछ होता है। अब बहुत सारे बच्चे सब कर लेते हैं, 2 महीने में एग्ज़ाम निकाल ली, फिजिकल के लिए भी आ गया, फिजिकल में भी हो गया, आखिर में मेरिट में बाहर हो जाते हैं। तो मतलब उस उतनी नौबत आने ही क्यों दे कि अपन मेरिट में बाहर हो जाए। जनरल का कट ऑफ क्लियर करो, क्या दिक्कत है। मेरा दोस्त मेरे साथ वाला ही है, उसका इंग्लिश मेरे से अच्छा था, ठीक है। इस बार इंग्लिश का वेटेज नया पैटर्न था सीजीएल में, तो इंग्लिश का 135 की इंग्लिश थी, है ना। तो उसका इंग्लिश मेरे से भी अच्छा था, लेकिन वो उसको अभी कोई सी भी पोस्ट नहीं मिली है, जबकि वो SC का है। ऐसा नहीं जनरल वगैरह हो तो कट ऑफ आ गया, SC का है। उनने क्या किया था, जैसे सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही थी और बीच में पटवारी आ गई, तो उनने सोचा अरे यार पटवारी मेरे को ज़्यादा आसान लग रही है, उनने पटवारी पे अपना रास्ता मोड़ लिया। पटवारी में उसके है 126 नंबर, ठीक है, और SC का है पटवारी में, मतलब उसमें भी कंफर्म नहीं कि सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। पटवारी मिलेगी भी तो बहुत दूर मिलेगी, ग्वालियर मिलेगी, सिंगरौली मिलेगी, भिंड मुरैना, दूर दूर फेंकते, ढंग के नंबर लाओगे तो तुमको खंडवा मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। मैंने पटवारी दिया था, मेरे 149 नंबर है, ठीक है। तो मेन बात वही बता रहा हूँ मैं कि मतलब फोकस तुम्हारा मत डाइवर्ट करो। मैंने पटवारी को नहीं हाथ लगा, मेरे को सीजीएल करना था। पटवारी के अंदर सारे सब्जेक्ट आ गए ना, बस प्रबंधन था, प्रबंधन छोड़ दिया मैंने, नहीं पढ़ना भाई। अब 50 नंबर में कोई दिक्कत नहीं, मैं 200 में से 200 थोड़ी लाना है मेरे को, ठीक है। अभी रैंक IQ की मैंने वो लगाया था अपना, रैंक IQ की वेबसाइट है, पता है कि नहीं। जैसे ही कोई सी निकलती है एग्ज़ाम आंसर की निकलती है, तो उसमें वो रैंक प्रेडिक्ट कर देता है। तो मैंने पटवारी की लिंक वहाँ पे डाली, तो मेरा ST में फर्स्ट रैंक थी मेरी पटवारी में। और वो डेटा था 15,600 लोगों का डेटा था, जिसमें से ओवरऑल मेरी रैंक 200 समथिंग थी, और ST में मेरी कैटेगरी में रैंक फर्स्ट रैंक थी।
तो मैं वही बता रहा हूँ तुमको कि मतलब अपना फोकस मत बिगाड़ो। अब उनने फोकस बिगाड़ा, ना उधर का रहा ना इधर का रहा। पटवारी में भी बाउंड्री पे ही नंबर समझो, इसी में 126 लाया तो उतना कोई खास नंबर नहीं है, ठीक है। और उसका स्टार्टिंग में पेपर था, ऐसा नहीं कि बाद में। बीच वाला टफ था, स्टार्टिंग में इजी आया था और लास्ट में इजी आया था। और मेरा 12 अप्रैल को था, मेन बीच में टफ वाली शिफ्ट में था, ठीक है। फोकस बनाए रखो, मेन बड़ा फोकस रखो। छोटी मोटी एग्जाम ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है। मैं अब देता ही नहीं, एसएससी जीडी में भी ले आओ, बहुत सारे नंबर ले आओ, क्या मतलब है दूसरों की पोस्ट लेके। कांस्टेबल भी दे दूँ, बहुत सारे नंबर आ जाए, कोई मतलब नहीं है ना। अपन फोकस बढ़ा रखो, कम से कम आसानी से छोटी मोटी एग्जाम ऐसी निकल जाएगी। अभी 2-3 अभी इसके बाद और पटवारी में हो जाएगा, आबकारी में हो जाएगा, क्या मतलब है। मेरे को तो मेरा मेन फोकस तो यही था, अब अच्छा करना है तो यही करना है, ठीक है। बस यही है, और क्या बोलूँ इससे आगे। और कुछ लगेगा तो पूछ लेना वैसे। राम ने जैसे बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है भैया, देखो आप, राम ने उसके पूरे जीवन की कहानी बताई कि किस प्रकार से उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता आज मजदूरी करके। अब एक बात मुझे बताइए, आज हमारे माता पिता जब मजदूरी कर रहे हैं, एक इमोशनल चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सुनिएगा। हमारे माता पिता यदि मजदूरी कर रहे हैं और हम एक अच्छी सी पोजीशन पर जाकर उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते बेटा, बताइए आप। हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं है क्या हम उनके लिए सब कुछ कर सके? बनता है हमारा कर्तव्य। ये आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं, हमने जीवन में यदि हमारे पेरेंट्स ने ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनके लिए पूरी मेहनत करें। सही। अब मेरे यहां जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं बेटा, एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास के स्टूडेंट्स बच्चे रहते हैं। मैं उनकी स्थिति जानता हूं, मैं उनकी स्थिति समझता हूं, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति से रहा हूं। मैंने भी वो जीवन देखा है, संघर्षमय जीवन होता है बेटा। तो इसीलिए आप लोग उनके लिए मेहनत करो। एक बात बताओ, गरीब पैदा हुए तो क्या गरीब मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो यही हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। राम जैसे बता रहा था, आज दोनों भाई एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हैं और उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी हमारे पास ही पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आज राम ने वो मुकाम हासिल किया है, तो मैं उनके छोटे भाई बहन से ही बोलना चाहूंगा कि बेटा वो भी उस तरीके से मेहनत कर। और उनके छोटे भाई बहन वो नहीं हुए, उसके छोटे भाई बहन हम भी हुए, आप लोग भी हुए। तो आप लोग भी आज ये प्रण ले लो, आज ये शपथ ले लो कि हमको जीवन में एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सरकारी जॉब, बड़ी से बड़ी जॉब प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करें। हमारे यहाँ के बच्चे, आप मानोगे, सुबह 8 बजे से आ जाता है। मेरे यहाँ कोचिंग मैं नहीं खोलता हूं, हम सर लोग नहीं खोलते, हमारे की कोचिंग हमारे यहाँ के बच्चे खोलते हैं। और बंद भी कौन करते हैं? रात के 12 बजे बच्चे ही बंद करने यार, बैठ के तैयारी करते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। तो बेटा यही तो रिजल्ट है, यही तो मायने रखता है। इसलिए खूब मेहनत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय। जैसे राम ने थोड़ा समय लिया, लेकिन उस बीच उसने कितनी सारी वैकेंसियां निकाली। अब उसने बताया सर एमपी कांस्टेबल तो कई बार निकाल चुका है, एमपी एसआई भी कई बार क्वालिफाइड हो चुका है, पटवारी में भी 149 149 नंबर है। सोचिए आज इस मुकाम पर आज पहुंच गया है कि वो आने वाली सभी वैकेंसियां ले लेगा, सब वैकेंसियां ले लेगा वो। लेकिन एक बड़ा मुकाम रखा और उस पोजीशन पे सामने वाला पहुंच गया। और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप लोग सब जानते हैं। आप लोगों ने एक बात हमेशा सुनी होगी कि मनी हैज गॉन नथिंग हैज गॉन। पैसा गया कुछ नहीं गया। हेल्थ हैज गॉन समथिंग हैज गॉन, हेल्थ हैज गॉन समथिंग हैज गॉन, बट टाइम हैज गॉन एवरीथिंग हैज गॉन। समय चला गया, सब कुछ चला गया। अब बताओ समय फिर से आएगा क्या? आज क्या तारीख हुई आप मुझे बताइए, पूरा बोलिए। 23/5/2023। बताइए कब आएगा? अच्छा कोई बताएगा ये तारीख कब आएगी? अच्छा 2022 कभी आएगा क्या? अच्छा कोई ऐसा बता सकता है कि 2021 फिर से आएगा? नहीं आएगा। हम छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यही एक समय होता है।
समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरी बात, अब जैसे राम ने बताया कि भैया जब ये इसने बोला कि सर मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में मेरे यहाँ जैसे एडमिशन लिया था, तो आज 2016 में जब इसने एडमिशन लिया था तो उसने बोला है सर मुझे 50 में से 15 नंबर आए थे, और इसके भाई अजय के, जो अजय आज एक आर्मी पोस्ट पे, उसके जो नंबर थे 4 नंबर थे। तो आज बताइए जिसके 15 नंबर आ सकते हैं क्या वो सिलेक्शन ले नहीं सकता? एग्जाम्पल आपके सामने है। जिनके मैथ्स में 50 में से 15 नंबर आए थे वो आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के बैठा है, और जिसके सिर्फ मैथ्स में 50 में से 4 नंबर आए थे आज वो आर्मी पोस्ट लेके बैठा है। ये कैसे हुआ? जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तब इतने नंबर थे और आज वो क्वालिफाइड करके बैठे। ये सब कुछ मेहनत होती है, मेहनत करिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। अपना समय मेहनत के लिए दीजिए। और मैं तो आप लोगों को बता दूं भैया, सब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, सब मोटिवेशनल चीज़ें देखते हैं। मैं आप लोगों को बोल दूं अपने पेरेंट्स ही अपने मोटिवेशनल है बेटा। हमारे पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है। आप उनको सामने खड़ा कर दीजिए, वो हम अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई सा हम मोटिवेशनल वीडियो देखे, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग भी उनको अपना आधार मानकर, अपने माता पिता को आधार मानकर आज एक शपथ ग्रहण कर लीजिए, आज एक प्रण ले लीजिए कि हमको किसी भी प्रकार, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, हमको एक गवर्नमेंट जॉब निकालनी। निकालोगे? आवाज ही नहीं आई। पक्का? सभी सिलेक्शन लेंगे? बिल्कुल। आप लोगों के साथ हमारी टीम है, पैरामाउंट टीम आप लोगों के साथ है। आप जब भी, जैसा भी, किसी प्रकार से भी, अब हमारे पास बहुत खंडवा की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, आप लोग सब जानते हैं। आपको जो पढ़ाने आते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑनलाइन भी चलेगा, तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हमारे यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है। कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने पीएससी की एग्जाम क्वालिफाइड कर दी है, प्री मेंस कई बार निकाल चुके हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे पास पढ़ाने हैं। और कहीं जितने भी टीचर्स हैं ना, आप लोगों को हम एक बात बता दें, जो भी हमारे टीचर्स हैं सारे क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं और सारे मास्टर डिग्री क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो मेहनत आप करते जाइए, उस मुकाम पर आप एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग बोलो कि सर हाथ के साथ खाना खाए और हाथ के साथ पच जाए, तो होगा क्या? पचने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो बेटा वही है, अब हमने खाना खा लिया है, हम वो चीजें सीख गए हैं, बस अब हम उनको पचाना है, ठीक है। तो लेकिन बैठे बैठे पच जाएगा क्या? घूमना पड़ेगा। बात समझ में आई? घूमने का मतलब ये नहीं कि घूमना पड़ेगा, घूमने का मतलब है कि हमको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो ये सारी चीजें होती है ना। और किसी स्टूडेंट्स के माइंड, देखती हूँ कि लाइब्रेरी में भी सब बैठे रहते हैं, पर ये नहीं पता होता कि कितने, मतलब जो सब्जेक्ट है उनको कितना टाइम देना है। क्योंकि जैसे मैथ्स करते हैं, मैथ्स बनते नहीं है, तो उसमें मतलब 10 सवाल भी नहीं हो पाते और 2-2.5 घंटे हो जाते हैं हम लोगों को। तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए? क्या बता रहा हूँ, सबके साथ यही सिचुएशन है, ठीक है। मेन तो 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, ठीक है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब इतना इजी है, मतलब अब रीजनिंग जिसको टफ लग रहा है ना, तो मतलब उसका अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट, मतलब रीजनिंग कोई भी कर सकता है, उसमें लॉजिकल चीज़ है यार। उसमें रीजनिंग में क्या करना है, कोई सी नई ट्रिक है या फिर कोई सा नया फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं रहता उसमें। सिंपल लॉजिकल रहता है, और 2-4 टॉपिक रीजनिंग में आ जाता है जिसका कुछ ट्रिक हो गई या फिर कोई मेथड हो गई। बाकी तो सारा लॉजिकल है। कोई सा नया टॉपिक भी रख दोगे रीजनिंग का, वो भी अपन अपने दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का तो कोई लोचा ही नहीं है। मेन बात फिर रहा जीके का। जीके का तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जीके तुम कितना पढ़ रहे हो। ऐसा तो है जीके में कुछ समझ नहीं आया, वो बस पढ़ के अपने को अपने जहन में उतारना ही तो है, ठीक है। जीके हो गया, उसके बाद आता है मेन चीज़ अपना हो गया मैथ्स, और दूसरा इंग्लिश हो गया, ठीक है। मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स जिसका ठीक ठाक बैकग्राउंड भी रहता है ना, बैकग्राउंड से तो कोई मतलब नहीं, ऐसा है कि जिनने स्कूल में ठीक ठाक से पढ़ा है उसका बैकग्राउंड ठीक से रहता है। आई बस समझ। तो मैथ्स अगर पहले नहीं पढ़ा है तो अभी भी अपन मैथ्स पढ़ सकते हैं,
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैथ्स में है सबसे पहले तुम मतलब बेसिक्स क्लियर कर लो और कुछ नहीं। मैथ्स में बेसिक्स क्लियर अगर कर लोगे ना एक बार अच्छे से, तो फिर तुम कोई सा भी तुमको क्वेश्चन देंगे, कोई सी एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन दे देगा, कोई भी दे देगा, तुम क्वेश्चन खुद ही बना लोगे, है ना। मैथ्स अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कोई सा कॉन्सेप्ट समझने में मैथ्स का कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा स्लो मैथ्स ऐसा सबका रहता है, कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई किसी को टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर तो इतना तो अपन खुद ही देख सकते हैं ना कि मेरे को कितना समझने में टाइम लग रहा है। अब मैं मेरा एग्जांपल दूँ, लास्ट टाइम का मैं सीजीएल पिछले साल का निकाला था ना, उसके साथ साथ में असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके लिए मैंने 2.5-3 महीने सिर्फ मैथ्स पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। जबकि मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे, मेरे 12th में 86 नंबर थे मैथ्स में। कॉलेज टाइम में मेरा इंजीनियरिंग था, 4 साल पूरा मैथ्स पढ़ा है। उसके बावजूद मैंने 2.5-3 महीने सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, क्योंकि वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये 10th बेस तक रहता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग को खकोल देगा, ऐसा मैथ्स रहता है ना। ये लॉजिकल रहता है ना, कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो वो 3 महीने मैंने मैथ्स में क्यों लगाया, क्योंकि मैं अभी मैंने नोट्स उठा के भी देखूंगा ना, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ लिखी है ना उस नोट्स में भी, तुमको देख पढ़ के हंसी आएगी, है ना। तो वो चीज़ रहती है अपने को, यार ये क्वेश्चन कर लूँगा मैं, क्यों कर लूँगा। अपने ऊपर भी मत भरोसा करो। मैं खुद बोल रहा हूँ, हफ्ते भर बाद वो सवाल भी नहीं तुमसे बनेगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने मैथ्स 3 महीने सिर्फ मैथ्स पढ़ा और उसके नोट्स मैंने 3 महीने में इतनी मोटी मोटी बुक बनाई है, मैं कॉपी नोट्स में, बस मैथ्स के नोट्स है उसमें। मेरे को उस टाइम 3 महीने लगे थे ना। अब कोई सी एग्ज़ाम आती ना, मुझको पूरे 3 कॉपी 1 घंटा 1-2 घंटे में रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता यहाँ से कितने सारे लोग नोट्स बनाते हैं, लेकिन नोट्स का इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रहता है ना, बहुत ज़्यादा। 3 महीने के नोट्स में 1 घंटे में ऐसा पलटा देता हूँ। और ऐसा नोट्स बना लिया तो ऐसा नहीं कि पूरा ही रिवाइज करूँगा, उसमें कुछ एक चीज़ रहती है जो अपने दिमाग से उतर जाती है। ऐसा तो नहीं कि पूरा ज़ीरो हो गया, 100% पूरा ज़ीरो हो गया, ऐसा नहीं रहता है ना। तो पढ़ो, टाइम लो, आराम से टाइम लो। अब मेरे को मैथ्स आता था तो भी मैंने 3 महीने लिए, मैं कोई सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, है ना। उसमें क्या थ्योरेटिकल मैथ्स भी आता था। यूपीएससी अब एग्जाम ले रही तो ऐसा थोड़ी क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते थे। तो उस टाइम मैंने अब असिस्टेंट कमांडेंट क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा सीजीएल पिछले बार प्री निकल गया था, और जो मेंस की डेट थी ना सीजीएल की, उसी दिन को यूपीएससी वाला सीएपीएफ वाला आ गया था असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। जबकि मेरी प्रिपरेशन उसकी चल रही थी, लेकिन मेरे को विश्वास काहे में ज़्यादा था, इसमें था, और उस हिसाब से नंबर भी लाया, लेकिन वो 3rd स्टेज में बाहर हो गया था। तो वही मतलब यही फिर से यहाँ हो गया कि फोकस तुम्हारा बिगड़ा तो 12 बज गई, ठीक है। तो मैथ्स का तो ऐसा ही है, टाइम लो बढ़िया, लेकिन अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स एक बार बन लिए, सारे कॉन्सेप्ट अपन ने एक बार और पलटा लिए, उसके बाद क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ, अपने आप तुमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये मैथ्स का हो गया। और बचा इंग्लिश का। हिंदी तो सभी कर लेते हैं, हिंदी में ऐसा कोई वो नहीं है। हिंदी में 2-4 अगर टॉपिक को छोड़ दो, समास, अलंकार वगैरह, रस, छंद हो गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हिंदी तो अपन बिना पढ़े भी मतलब 25 में से मान लो 15 नंबर तो ला ही सकते हैं। अगर नंबर तुमको स्कोर करना तो पढ़ो, फिर 4-5 टॉपिक जो बचे, ठीक है। हिंदी हो गया। इंग्लिश का ऐसा है, इंग्लिश का कम से 95% बच्चों का इंग्लिश वीक है ना। ये अपना सिटी, अपना खंडवा शहरी ऐसा है। बच्चों का एक प्रॉब्लम यही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है। अब इंग्लिश, अब कोई से एग्जाम में इंग्लिश आ रहा है तो अपन पूरी एग्जाम ही छोड़ देते हैं। मत छोड़ो यार, ऐसा इतना तो मत करो। अब मैंने जीके अभी तक मैं सीजीएल मैंने क्लियर कर लिया है, मैंने जीके नहीं पढ़ा है अभी तक। मेरे को जीके पढ़ने में मौत आती, पता नहीं क्यों। मैं इतना सारा, एक तो इतना सारा सिलेबस है। जीके, ज्योग्राफी उठा लो, ज्योग्राफी अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है, हिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इतना सारा कहाँ से होगा यार। मैं तो अभी तक नहीं जीके मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं जब एक सब्जेक्ट छोड़ के मैं यहाँ पे मतलब एक एग्जाम, अच्छी खासी रेपुटेड एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो फिर इंग्लिश को छोड़ के तुम मतलब पेपर ही नहीं भरते, फॉर्म ही नहीं डालते यार। ऐसा मत करा करो। बाकी सब्जेक्ट तो है ना तुम्हारे, दूसरा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। और इंग्लिश का ऐसा है, इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं यार, इंग्लिश हर कोई कर सकता है। सबसे पहली चीज़ रहती है इंग्लिश में, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो बस। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जीरो है अगर इंग्लिश में, और कोई सा भी टीचर आके तुमको समझा रहा है ना, रूल्स तुमको रटा दिए, तुमको रूल्स यूज़ भी नहीं करते आएंगे, सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं यूज़ करते आएंगे। तुमने रट लिया भाई, ये टेंस या प्रेजेंट, पास्ट, कोई सारे रट लो, एग्जाम टाइम में हवा निकल जाएगी। स्कोर देख लेना तुम, है ना। या जिसको रूल्स अभी आते हो, है ना, वो कोई सा मॉक टेस्ट लगा के देख लो, एसएससी की CHSL लगा के देख लो, 12th बेस पे रहती है, उसमें तो थोड़ा लो लेवल की इंग्लिश आती है,
तुमको खुद को पता चल जाएगा ना कि मैंने इतने सारे रूल्स तो याद कर लिए, लेकिन ये गए कहाँ, नंबर तो मेरे 25 में से 10 भी नहीं आ रहे। ठीक है, वही चीज़ रहती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। छोटा सा अपने पैराग्राफ ले लिया, उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कोई सा इंग्लिश का सेंटेंस है, अगर उसको मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं कितनी भी ग्रामर पढ़ूँ मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि तुमको इंग्लिश का जैसे पोर्शन आया, मैथ्स कर लिया अपने, रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश का पोर्शन आया तो हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में पूरे ऑप्शंस भी रहेंगे। ठीक है, तो अपने को वो समझते तो आना चाहिए यार कम से कम, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अब रूल्स मैंने पढ़े तो यहाँ कैसे लगाऊंगा, वो क्वेश्चन समझूंगा तभी तो रूल्स लगाऊंगा। तो मेन चीज़ यही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी स्टोरीज उठा लो। अब अपन ने पहली दूसरी के बच्चों का देखा है कि नहीं, बुक्स क्या रहती है, लायन की हो गई, क्रो की हो गई, अपने को वो भी नहीं आएगी। अपने को लगता है कि अरे मैं भाई पहली दूसरी की पढ़ूंगा क्या, मैं ग्रेजुएशन करके बैठो पहली दूसरी किताबें पढ़ूंगा क्या। लेकिन तुम अपने को अपन अगर देखेंगे ना, ध्यान देंगे तो अपने को उसका मीनिंग भी नहीं निकालते आएगा। ठीक है, तो मेन वही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। कोई सा छोटा सड़ा सेंटेंस उठा लिया, उसका अपन मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं निकल रहा है तो अपन ने अपने हिसाब से निकाला, जैसा टूटा फूटा, फिर अपन इंटरनेट का यूज़ कर लो। रील्स के अलावा और भी बहुत सारे यूज़ है इंटरनेट के। ठीक है, अपन ने देखा, उसका ट्रांसलेट किया, अच्छा ये मीनिंग है। ऐसा तुम नहीं ज़्यादा तो 2-3 महीने करो, तुमको खुद को मतलब तुम्हारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा इंग्लिश में, है ना। सेंटेंस का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोई सा भी छोटा सा पैराग्राफ मैंने इंटरनेट से निकाल लिया, है ना, 8-10 लाइन का पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ निकाल लिया, उसको समझने की कोशिश करो। अब जो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो अपने को नहीं समझ आएंगे, वो वर्ड्स मैंने वो वाला वर्ड उतार लिया मैंने कॉपी में, इतनी मोटी कॉपी बना लो। ठीक है, 2-3 महीने में तो तुम्हारे इतने सारे वर्ड याद हो जाएंगे, तुमको खुद को नहीं पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग अलग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यही है कि अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले मेन चीज़ डेवलप करो। इसके अलावा इसके बिना कुछ नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स अलग, यहाँ पे कितने सारी कोचिंग है, हर कोचिंग में एक इंग्लिश का मास्टर है। ठीक है, लेकिन हर कोचिंग का तुम रिजल्ट उठा के देख लो, वो जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वही समझ पाएगा सर को भी, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, वो समझ पाएगा। बाकी लोग तो 95% लोग तो बैठे रहेंगे ना चुपचाप। वही बात है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसके बाद उठा लो ग्रामर, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको खुद को समझ आएगा कि अच्छा ये वाले सेंटेंस में शुड यूज़ हुआ था कि वुड यूज़ हुआ था कि इट हुआ था, कहाँ वाज यूज़ हुआ था, उसका मीनिंग क्या निकल रहा था। वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप, फिर रूल्स तुमको समझ आएगा, अच्छा ये रूल यहाँ पे यूज़ हुआ था, ऐसा है। डायरेक्ट रूल पे जाओगे ना, ग्रामर पे जाओगे, कुछ नहीं होगा, 2-3 हफ्ते में तुम पटक दोगे ग्रामर को भी। यही दिक्कत है बच्चों के साथ। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, उसके बाद ग्रामर तुम खुद मतलब खुद पढ़ना चाहोगे, है ना। उसके बाद बचा वोकेब तो साथ साथ चलते रहेगा। अगर तुम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर रोज एक 2-3 पैराग्राफ, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा तो दे ही सकते हो खुद के लिए। आधा घंटा लगेगा 3 पैराग्राफ को, 10 लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, और 3 पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मान लो, उसके वोकेब उतार लिए, उसका शब्द उतार लिए। ठीक है, अब मैं बोल के तो जा रहा हूँ, अब इसमें से पता है बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, अब जिसको रहेगा करो भाई, अब विश्वास हो मेरे पे तो करके देख लो। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तुम खुद देख लोगे, कोई से टीचर से भी पढ़ लो, बड़े से बड़ा टीचर से ग्रामर पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। ठीक है, तो यही मैं तो कहना चाहूँगा इंग्लिश के लिए, सबसे पहले तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, पैसेज उठाओ। अब यहाँ पे इतने सारे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि फ़ोन को इंग्लिश टू हिंदी करके रखते हैं ना, है ना, समझने के लिए, तो उसको समझने की कोशिश करो ना, क्या दिक्कत है। सिंपल उसमें भी बहुत सारे तुमको फ़ोन में इतने सारे तुमको वर्ड्स मिल जाएंगे जिनका अपने को मीनिंग ही नहीं पता है। कभी सोचा है कि इसका मीनिंग क्या है, अपन तो हिंदी में चेंज कर लिया, बस चल रहा है अपना काम। लेकिन अपना जब इंग्लिश का काम पड़ रहा है तो फिर अपने को इतना तो करना ही चाहिए ना यार। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और कुछ नहीं है। 2-3 महीने, 2-4 महीने खुद तुमको रिजल्ट तुम्हारे सामने क्लियर रहेगा। ठीक है, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम आज हमारे बीच में बैठा है और बहुत सारे प्रश्न के आंसर बहुत सारे माइंड में आ ही गए होंगे आप लोगों के, और प्रश्न बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से, आंसर से हमारे प्रश्न बनेंगे, आंसर से भी प्रश्न बनते हैं। तो जैसा राम ने अभी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट हम उन चीज़ों को समझो, पहले उन चीज़ों को देखो, है ना। अब जैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चों की आज मानसिकता ये बन गई है कि आता जाता कुछ नहीं है, रियलिटी फैक्ट है, आता जाता कुछ नहीं है, बस एक लाइब्रेरी ले लेंगे
वहां बैठ कर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, देखा करेंगे, कुछ आया नहीं आया बाहर में जाए। पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अच्छा लगा, कुछ मजेदार चीजें समझा रहा है, मजा ले रहा है और अच्छा लग रहा है। नहीं, आजकल क्या है, बच्चों की एक मानसिकता बन गई है, टीचर बहुत कॉमेडी करता है, बड़ा अच्छा मजा आता है उसकी क्लास में बैठने पर। ये नहीं है, मैंने ये आप लोग मजे के लिए फिर पढ़ते हो, कई जगह ऐसा ही होता है। तो आप लोगों को यही बता दूं, सबसे पहले आप एक सीरियस हो जाइए। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस दिन सीरियस हो गए ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिस दिन आप लोग सीरियस हो गए, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। लेकिन पहले सीरियस तो होइए, पॉजिटिव माइंड बना के रखिए, है ना। क्योंकि एक इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव थॉट को बदलो, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, छोटे अपने आप बन जाओ। ठीक है, पहले बेसिक करिए बेटा। ऑनलाइन करने से पहले ऑफलाइन सीखिए। अब बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको रियलिटी में कभी मेरे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं कि सर हमको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है। रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं मैं। अब मैं कभी जैसे लाइब्रेरी में आते तो मैं भी उनके पास चले जाता हूं, क्योंकि अब बच्चे आए हैं अपने पास पढ़ने के लिए, तो उनसे डाउट्स जो भी रहे, तो आप मानोगे मुझसे कभी इतने छोटे छोटे डाउट पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है बेटा ये जब छोटी छोटी जब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनुपात समानुपात स्टार्ट किया, ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, ऑनलाइन पढ़ रहा है एबीसी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते ही नहीं आ रहा है। फैक्ट है, पहले सीखो तो सही। ऑनलाइन है, ऑनलाइन करो, मना नहीं है, लेकिन ऑनलाइन से पहले अपना बेस तो क्लियर करो। हम अपना बेस ही नहीं क्लियर कर रहे हैं, ऑनलाइन के चक्कर में चले जा रहे हैं, भीड़ भाड़ के चक्कर में चले जा रहे हैं, है ना। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो सभी सब्जेक्ट में, एक आध सब्जेक्ट की बात नहीं। ओके, तो और किसी के माइंड में कोई प्रश्न हो, और किसी को कुछ पूछना हो कि भूख लगी है नहीं, चलिए, नहीं तो क्या है कि भूख भी लगी रहती है ना।